जय हिंद साथियों। महाराष्ट्र की राजनीति में आए सियासी भूचाल से तो आप सभी वाकिफ़ ही होंगे। एक अच्छी खासी चलती सरकार अचानक से रुक जाती है। यह सियासी भूचाल उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना में हुए फूट के कारण उत्पन्न हुई है। इसी पार्टी के एक प्रमुख नेता एकनाथ शिंदे अपने साथ शिवसेना के 55 में से 39 विधायकों को जुटाकर अपनी ही पार्टी के खिलाफ एक नई पार्टी बनाने की योजना में है। महाराष्ट्र की राजनीति में आए इस सियासी भूचाल ने एक बार फिर से दल बदल विरोधी कानून को चर्चा में ला खड़ा किया है। आखिर क्या है ये दल बदल विरोधी कानून? कैसे किसी पार्टी के सदस्य अपने ही पार्टी के खिलाफ जाकर अपनी योग्यता को बचा पाते हैं या गवा देते हैं? क्या है दल बदल विरोधी कानून से जुड़े तथ्य? इन सभी सवालों का जवाब हम इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दल बदल विरोधी कानून या एंटी डिफेक्शन लॉ को साल 1985 में संसद द्वारा पारित किया गया और 52वें संविधान संशोधन से 10वें अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था। इसमें वो प्रक्रिया है जिसके आधार पर विधायकों या सांसदों को दल बदल करने पर अयोग्य ठहराया जा सकता है। साल 2002 संविधान संशोधन 91 के द्वारा इसे और कठोर बनाया गया। अब ये होता कैसे है, यानी आप अयोग्य कैसे ठहराए जाएंगे? या तो सांसद विधायक यदि अपने स्वेच्छा से पार्टी से त्यागपत्र दे दे या मतदान में पार्टी नेतृत्व के निर्देश का वो पालन न करे, यानी जब फ्लोर टेस्ट या मत देने की बात हो तो वो पार्टी से इतर वो मत दे दे और ये पता चल जाए तब उसे अयोग्य ठहराया जा सकता है। इसके अलावा ऐसे निर्दलीय सदस्य जो किसी राजनीतिक दल में सम्मिलित हो जाएं, यानी कोई निर्दलीय चुनाव जीत कर आता है और बाद में किसी पार्टी की सदस्यता को ग्रहण करता है, तब भी उसे अयोग्य ठहराया जाएगा। इसके अलावा वो तमाम नॉमिनेटेड मेंबर नामित सदस्य जो किसी पार्टी के नहीं और अगर वो 6 महीने के भीतर किसी पार्टी में शामिल हो जाएं तो उन्हें इसकी इजाज़त है। लेकिन यदि वह 6 महीने बाद किसी पार्टी में शामिल होते हैं तो उन्हें भी निर्दलीय की तरह ट्रीट किया जाएगा। साल 1985 से पहले हमारे देश में दल बदल के खिलाफ कोई कानून नहीं था। उस समय आया राम गया राम मुहावरा खूब प्रचलित होता था। दरअसल 1967 में हरियाणा के एक विधायक गया लाल ने एक दिन में 3 बार पार्टी बदली थी, जिसके कारण आया राम गया राम मुहावरा आज भी उतना ही प्रचलित है। तो आइए अब इस योजना से जुड़ी कुछ अपवाद को देखते हैं। सदन का जो अध्यक्ष होगा या जो सभापति होगा वो अपनी पार्टी से त्यागपत्र दे सकता है और अपना पद छोड़कर फिर से पार्टी में शामिल हो सकता है। इसके अलावा पार्टी का दूसरी पार्टी में विलय भी हो सकता है यदि उस पार्टी के कम से कम 2/3 चुने हुए प्रतिनिधि विलय के लिए मतदान करें। तो ये कुछ अपवाद हैं जिसका फ़ायदा सभी दल उठाने का प्रयास करते हैं। अब सवाल है, ये निर्णय लेगा कौन कि फलां व्यक्ति और फलां सांसद या विधायक अयोग्य है या नहीं? तो इसका निर्णय लेने का अधिकार सदन के अध्यक्ष या सभापति को है, यानी अध्यक्ष या सभापति दल बदल पर अंतिम निर्णय लेने के अधिकारी हैं। हालांकि शुरुआत में इसे किसी कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते थे, लेकिन 1992 के किहोतो ओलोहान केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कोर्ट अध्यक्ष के सुनवाई के दौरान न्यायिक हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन पीड़ित अध्यक्ष के निर्णय के बाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। यानी अब अध्यक्ष या सभापति के अंतिम निर्णय पर कोर्ट में अपील की जा सकती है। दल बदल विरोधी कानून को लेकर
विशेषज्ञों की कुछ चिंताएं भी हैं। एमपी और एमएलए की व्यक्तिगत स्वतंत्रता बाधित होती है। विविधता भरे देश में सदस्य अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए उन्हें अपने क्षेत्र के अनुसार आवाज़ उठाने का हक मिलना चाहिए। हालांकि पार्टी लाइन से बंधे सदस्य सीट खोने के डर से केवल किसी पार्टी की कठपुतली बनते जा रहे हैं, जो अब तक आपने देखा ही होगा। तो आइए जानते हैं दल बदल विरोधी कानून से हमारे देश को कितना लाभ पहुंचता है। इस कानून से सरकार को स्थिरता मिलती है। सदस्य जिस पार्टी मैनिफेस्टो पर जीत कर आते हैं, उसे छोड़कर अन्य दल में जाने से उन्हें ये रोकता है। यह कानून हॉर्स ट्रेडिंग यानी आया राम गया राम संस्कृति पर भी अंकुश लगाता है। यदि इस कानून से होने वाले नुकसान की बात करें तो सदस्य को जनता के प्रति उत्तरदायित्व बनाने की जगह ये पार्टी के प्रति अधिक जिम्मेदार बनाती है। सदस्य के स्वविवेक को ये नियंत्रित करता है, यानी अगर वो कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं तो वो खुद का डिसीजन नहीं ले पाते हैं। असहमति के अधिकार को भी ये बाधित करता है।